हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है ट्रांसलेशन। और ट्रांसलेशन के लिए आपको टीआरएनए क्या है, कैसा था, वो सब कुछ आपको याद होना चाहिए। और एमआरएनए के ऊपर क्या होता है, कोडन। और उससे उल्टी सीक्वेंस मतलब कि एंटी कोडन, वो कहाँ पे होता है, टीआरएनए के ऊपर। और मैंने आपको ये भी समझा था कि टीआरएनए क्यों 61 होते हैं और 64 नहीं होते हैं। ठीक है, क्योंकि 3 कोडन जो होंगे वो कौन से होंगे, स्टॉप कोडन। और यहाँ पे आप पूरी प्रोसेस देखोगे कि किस तरह से एक एमआरएनए में से पूरा प्रोटीन बनेगा, मतलब कि पूरी एमिनो एसिड की सीक्वेंस कैसे बनेगी वो आप देखोगे। डन। ओके, तो शुरू करते हैं ट्रांसलेशन। सो ट्रांसलेशन रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ पोलीमराइजेशन ऑफ अमीनो एसिड्स टू फॉर्म अ पॉलीपेप्टाइड। मतलब कि ट्रांसलेशन क्या है, वो एक तरह की प्रोसेस है। किसकी प्रोसेस है, पॉलीमराइजेशन की। मतलब कि वहाँ पे भी कुछ पॉलीमर बन रहा है। किसका पॉलीमर बन रहा है, एमिनो एसिड्स का। क्या बनाने के लिए, तो पॉलीपेप्टाइड बनाने के लिए। जब वैसे भी आपको पता ही है कि बहुत सारे एमिनो एसिड्स इकट्ठे होकर क्या बनाएंगे, पॉलीपेप्टाइड, मतलब कि प्रोटीन बनाएंगे ना। हम्म सो द ऑर्डर एंड द सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड्स आर डिफाइंड बाय द सीक्वेंस ऑफ बेस इन द एमआरएनए। मतलब कि एमिनो एसिड के अंदर, सॉरी पॉलीपेप्टाइड के अंदर कौन सा एमिनो एसिड फर्स्ट होगा, कौन सा सेकंड होगा, कौन सा थर्ड होगा, वो ऑर्डर और वो सीक्वेंस कौन डिफाइन करेगा, कौन डिसाइड करेगा, तो कि एमआरएनए के ऊपर जो बेस है वो। क्योंकि आपको अगर याद हो तो कल ही हमने पढ़ा था कि 3 बेसिस मतलब कि 3 न्यूक्लियोटाइड्स इकट्ठा होकर क्या बनाएंगे, एक कोडन बनाएगा ना। और वो जो एक कोडन है वो डिसाइड करेगा कि सामने वाला एमिनो एसिड कौन सा आएगा। ठीक है, ओके। फिर ये सारे अमीनो एसिड्स किससे ज्वाइंट हो गए, पेप्टाइड बॉन्ड से। उसके लिए क्या चाहिए, एनर्जी। ओके, अब यहाँ तक ही रखो, ये वाला जो थियरी का पोर्शन है। और अभी थोड़ा सा आपको पहले मैं रफ में समझा दूँ, और उसके बाद आप ये पढ़ोगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि जो सेल है, सेल के न्यूक्लियस के अंदर क्या बनेगा, एमआरएनए। फिर वो कहाँ पे आएगा, साइटोप्लाज्म में ना। हम्म तो से फॉर एग्जांपल ये पूरा क्या है, साइटोप्लाज्म में। और साइटोप्लाज्म में यहाँ पे क्या आ गया, एमआरएनए। तो ये सीक्वेंस किसकी है, एमआरएनए की है। ठीक है, और एमआरएनए के ऊपर सीक्वेंस कौन सी है, तो सबसे पहला कोडन कौन सा होगा, ए यू जी, वो तो फिक्स ही है। फिर सपोज कि दूसरा कोडन कौन सा है, सी सी जी। तीसरा है सी यू जी। चौथा है जी सी जी। फिर है कौन सा लोगे, चलो फिर लोगे ए जी ए। उसके बाद जी यू जी एंड सो ऑन। ठीक है। हम्म, तो ये एमआरएनए के सीक्वेंस है पूरी इस तरह से। पहला जो कोडन है वो कौन सा है, एओजी। उसका क्या बोल रहे थे, इनिशिएटर कोडन। पता है ऐसा कुछ, या तो फिर स्टार्ट कोडन। क्योंकि एमआरएनए के ऊपर ऑलवेज पहला कोडन यही होता है ऑलवेज। कौन सा होता है, एओजी होता है। अब देखो एमआरएनए तो ये है यहाँ पे। अब क्या होगा, तो कि एमआरएनए को यहाँ पे आके, मतलब कि साइटोप्लाज्म में आके किसके साथ बाइंड होना पड़ेगा, राइबोसोम के ऊपर। क्योंकि राइबोसोम क्या है, इट्स अ काइंड ऑफ फैक्ट्री टू सिंथेसाइज अ प्रोटीन। मतलब प्रोटीन बनाने की जगह कौन सी है, राइबोसोम। मतलब कि ये जो एमआरएनए है उसके ऊपर क्या आएगा, राइबोसोम। ठीक है। मान लो कि हम किसी अभी बात कर रहे हैं प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म की बात करें, किसकी, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। तो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर राइबोसोम्स कौन सी होती है, 70S। और उसके दो सबयूनिट्स होते हैं, कौन से, 30S एंड 50S। क्लियर। छोटा वाला पार्ट कौन सा है, 30S। बड़ा वाला पार्ट कौन सा है, 50S।
तो जैसे ही, अब ध्यान रखना मैं जो बोल रहा हूँ, जैसे ही mRNA ये न्यूक्लियस में से बाहर आएगा, सो बाहर आके तुरंत ही वो छोटे वाला जो सब यूनिट है ना, कौन सा, 30S, वहाँ पर जाके वो बाइंड हो जाएगा। तो मतलब कि चलो ये यहाँ पे आके वो बाइंड हो गया, लाइक दिस। तो ये कौन सा सब यूनिट है, 30S। अभी बड़ा वाला यूनिट बाइंड हुआ नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। ओके, सो मतलब कि यहाँ पे mRNA जो है वो 30S पे आके बाइंड हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आके कौन बाइंड होगा, DS, मतलब कि बड़ा वाला सब यूनिट, ठीक है। सो बड़ा वाला सब यूनिट यहाँ पे आके बाइंड हो गया। जो बड़ा वाला सब यूनिट है जो कि 50S है, उसके अंदर 3 साइड्स होती हैं। सो उसके 3 साइड्स होती है, वो 3 साइड्स तो यहाँ पे आपको टेस्ट पेपर नहीं दी हुई है, लेकिन 2 साइड्स दी हुई है, ठीक है। एक और एक, 2 साइड, और 2 साइड कौन सी होगी, एक साइड जो होगी उसको P साइड बोलेंगे, और दूसरी जो होगी उसको A साइड बोलेंगे। तो P साइड और A साइड, मतलब कि दो ऐसी जगह है, ऐसे ब्लॉक है, किसके किसके अंदर है, ये जो 50S सब यूनिट है ना, उसी के अंदर, मतलब 50S सब यूनिट है उसी के अंदर ऐसी कोई जगह है जिसको आप क्या बोलोगे, P साइड, दूसरे को आप क्या बोलोगे, A साइड। सो P मतलब क्या, A मतलब क्या, A मतलब क्या कि जहाँ पे अमीनो एसिड आएगा नया, और P मतलब क्या कि जहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। आ रहा है समझ में? हम्म। तो इस तरह से P साइड भी होती है और A साइड भी होती है, और ये P साइड और A साइड किस तरह से काम करेंगे वो हम बाद में देखेंगे। अभी आप सिर्फ इतना याद रखो, डन, ठीक है। अब सपोज के हमने mRNA की सीक्वेंस को देख लिया, यहाँ पे फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ, ये mRNA है, यहाँ पे AUG, ACG, CUG, GCG, AGA, GUG एंड सो ऑन। तो मतलब कि यहाँ पे ये क्या है, कोड, किसके ऊपर का, mRNA के ऊपर का, ठीक है। और ये वाला क्या है, उस मान लो कि 30S, और यहाँ पे क्या है, 50S, डन, ओके। सो ये कोडन है, उससे ऑपोजिट एंटी कोडन वाला tRNA, उससे ऑपोजिट एंटी कोडन वाला tRNA साइटोप्लाज्म में कहीं ना कहीं घूमता होगा। यहाँ पे क्या है, AUG है, तो यहाँ पे क्या है, ए का ऑपोजिट क्या होगा, U, U का ऑपोजिट A, और G का ऑपोजिट C। तो ऐसा एंटी कोडन वाला tRNA साइटोप्लाज्म में कहीं ना कहीं घूमता होगा, लेकिन जैसे ही इसको समझ में आएगा कि उसका कोड यहाँ पे आया है, वैसे तुरंत ही वो यहाँ पे अपने सिर पे किसको बिठाएगा, एमिनो एसिड को, कौन से, मिथ्योनिन को, ठीक है। सो क्योंकि AUG किसके लिए कोड करता है, मिथ्योनिन को कोड कर रहा है ना। सो ये वाला जो tRNA है, फिर उसको लेके यहाँ पे फिर आ जाएगा, और यहाँ पे फिर वो बाइंड हो जाएगा, डन। और यहाँ पे अब ये जो देख रहे हो कि tRNA के साथ एमिनो एसिड बाइंड होता है, इसको आप क्या बोलोगे, चार्जिंग ऑफ tRNA, डन। क्या बोलोगे आप उसको, चार्जिंग ऑफ tRNA। सो फिर सेम थिंग गोज फॉर CCG, मतलब कि CCG के लिए उसका खुद का tRNA कैसा होगा, डिफरेंट, डन। और उसका यहाँ पे एंटीकोडन होगा, एंटीकोडन यहाँ पे CCG है, तो उसका एंटीकोडन क्या होगा, GGC। और यहाँ पर CCG है, वो कौन से अमीनो एसिड को इंडिकेट कर रहा है, प्रोलिन को। तो यहाँ पे कौन सा अमीनो एसिड होगा, प्रोलिन। तो मतलब कि इस तरह से जो tRNA के मॉलिक्यूल्स हैं वो फिर यहाँ पे आके बाइंड हो जाएंगे, क्योंकि ये सारे के सारे जो बेस है न्यूक्लियोटाइड्स वो कैसे है, उनके कंप्लीमेंट्री है ना, इसलिए। तो चलो हम देखते हैं।
कि ये वाला जो है ना टीआरएनए वो यहाँ पे आके कैसे बाइंड होता है। तो मतलब कि यहाँ पे वो आ गया, यहाँ पे क्या है, मिथ्योनिन। यहाँ पे 3 बेस है, कौन से, यूएसई। चलो मान लेते हैं यहाँ पे क्या है, यूएसए। डन। ओके। तब इन सब के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड लाइक, हो गया। हम्म। ओके। सो एक टीआरएन तो यहाँ पे अरेंज होगा। अब इस सीसीजी के अकॉर्डिंगली जो ये बार दूसरा जो टीआरएनए मॉलिक्यूल है वो भी यहाँ पे आके बाइंड हो जाएगा। तो चलो वो हम ड्रॉ करते हैं। ये अगर ओवरलैप यहाँ पे हो रहे हैं तो ध्यान रखना। यहाँ पे क्या आएगा, GGC, ये भी बाइंड हो गया यहाँ पे। यहाँ पे कौन सा अमीनो एसिड था, प्रोलिन। ठीक है, डन। ओके। अब क्या होगा कि अब देखना कि ये जो अमीनो एसिड है वो यहाँ से डिटेच हो जाएगा, फिर इसके ऊपर आके बैठ जाएगा। क्लियर, आया समझ में। क्या होगा, ये अमीनो एसिड यहाँ से डिटेच हो गए, इसके ऊपर बैठ जाएगा। तो रिजल्टेंट स्ट्रक्चर क्या होगा कि, फिर से शो कर रहा हूँ वो वाला, ये किसका मॉलिक्यूल है, mRNA। यहाँ पे कौन सा कोड था, AUG। दूसरा कौन सा था, CCG। तीसरा COG। चौथा GCG, AGA एंड सो ऑन। ध्यान रखना, मैं थोड़ा सा रफली डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, आप अच्छी तरीके से करना। UAC CCG बाइंड हो गया, बाइंड हो गया। यहाँ पे क्या है, 30 सब यूनिट। तो यहाँ पे क्या था, प्रोलिन। यहाँ पे क्या था, मिथ्योनिन। तो मिथ्योनिन कहाँ पे आ जाएगा, प्रोलिन के ऊपर। क्लियर, आई बात समझ में। यहाँ पे था ना ऐसा, यहाँ पे मिथ्योनिन था तो यहाँ से डिटेच होकर कहाँ पे आ जाएगा, प्रोलिन पे। और यहाँ पे ये जो 50th सब यूनिट है ना, बड़ा वाला सब यूनिट, उसके अंदर ऐसे अरेंजमेंट होती है कि दोनों ही जो टीआरएन है एक दूसरे के नज़दीक आ जाएंगे थोड़े बहुत, और तब जाके फिर इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। कौन सा बॉन्ड बनेगा, तो पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। तो इसलिए वो मिथेन कहाँ पे आ गया, यहाँ पे। क्लियर। और ये वाला ये और ये वाला क्या है, बड़ा वाला सब यूनिट 50s। डन। ओके। सो यहाँ पे 2 अमीनो एसिड इकट्ठा हो गए। अब क्या होगा, सो अब जो अब ध्यान रखना मैं क्या बोल रहा हूँ कि mRNA तो यहाँ पे फिक्स ही रहेगा, लेकिन उसके ऊपर जो राइबोसोम है वो शिफ्ट होगा। क्लियर। कभी mRNA यहाँ से यहाँ शिफ्ट नहीं होता, mRNA तो वहाँ पे होगा रहेगा, लेकिन जो राइबोसोम है वो एक कोडन शिफ्ट होगा। तो राइबोसोम एक कोडन यहाँ पे आएगा। तब नेक्स्ट क्या होगा कि, अब ध्यान रखना ये वाला, mRNA का मॉलिक्यूल, ठीक है। यहाँ पे क्या था, AUG CCG CUG GCG AGA। इसके ऊपर क्या था, ये वाला था ना, तो वही मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ध्यान रखना। यहाँ पे प्रोलिन भी है और मिथेनिन का M भी है, ध्यान रखना। डन। तो मैंने दोनों ही ड्रॉ किए। अब यहाँ पे CUG है तो उसका एक नया और एक आ जाएगा। और हाँ, राइबोसोम कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया।
क्लियर। तो यहाँ पे CUG, ये कौन सी साइड थी, पहले वाली साइड जो थी ना वो कौन सी थी, एमिनो एसिड वाली साइड, मतलब कि यहाँ पे नए नए एमिनो एसिड्स आते रहेंगे। आई बात समझ में। तो यहाँ पे दूसरा एक TRNA का मॉलिक्यूल आ गया। तो ये CUG है ना, तो उसके अकॉर्डिंगली एमिनो एसिड कौन सा है, CUG, ल्यूसिन। तो यहाँ पे क्या आ गया, ल्यूसिन। क्लियर। और इसका क्या होगा कि ये जो TRNA है ना, फिर वो यहाँ से डिटेच हो जाएगा। क्लियर, आप समझ में। सो एक्चुअली यहाँ पे 3 साइड्स होती है, लेकिन आपकी रेफरेंस बुक के अंदर और आपकी नोटबुक के अंदर, सॉरी NCERT के अंदर सिर्फ 2 साइड दी हुई है। और 3 साइड होती है ना, वो कौन सी होती है पता है, कि ये छोटा वाला और फिर ये बड़ा वाला। तो 3 साइड्स होगी EPA। ई मतलब क्या, एग्जिट साइड, मतलब कि यहाँ पे जो तीसरा जो होगा ना, यहाँ पे जो TRN होता है ना, वो यहाँ से निकल जाएगा। P में क्या आएगा, जो ग्रोइंग सीक्वेंस है ना TRNA की, सॉरी mRNA की, वो आएगी। जैसे कि हमने अभी 2 बनाए ना एमिनो एसिड्स, वो। और A है, वहाँ पे नया नया TRNA आता रहेगा, नया एमिनो एसिड लेके। तो हम यहाँ पे सिर्फ ये दोनों ही दिखा रहे हैं। एक तो यहाँ पे एक साथ 2 एमिनो एसिड बाइंड है, तो ये वाला है। और ये एक नया यहाँ पे एमिनो एसिड आया, वो ये वाला है। लेकिन हम एग्जिट साइट दिखा रहे नहीं हैं। क्लियर, लेकिन एक्चुअली ये एग्जिट साइट होती है। क्लियर, ताकि ये जैसे ही यहाँ पे एक कॉर्नर मूव होगा, तो ये यहाँ पर का जो TRNA था वो एग्जिट हो जाएगा। क्लियर। अब देखते हैं कि मैंने आपके लिए एक फिगर पूरी तैयार की है ये समझाने के लिए। ये 3 साइड्स जो है, EP और A, एग्जिट साइड, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन साइट, एंड नया जो एमिनो एसिड आएगा वो वाली साइट, वो कैसे होगी वो सो देते हैं। और अब आपके दिमाग में कोई डाउट नहीं रहेगा, आई होप सो। डन। सो यहाँ पे देखो कि हम्म, कि ये पूरी mRNA की ही सीक्वेंस है। ये जो है ना, वो पूरी mRNA की सीक्वेंस है। पहला कोडन क्या है, AUG, दूसरा है UUU, तीसरा है UCU, चौथा ACU, पांचवा, छठा, पूरी mRNA की सीक्वेंस लंबी है। ठीक है। तो ये AUG है, उसके मुताबिक यहाँ पे TRNA सबसे पहले आ गया, कौन सा, FMET। ध्यान रखना, मैंने इस यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, FMET। मेरे हैंड राइटिंग थोड़े थोड़े नहीं, बहुत ख़राब है, लेकिन ध्यान रखना, FMET। डन। तो FMET मतलब क्या, फॉर्माइल मिथ्योनिन आएगा। सिर्फ मिथ्योनिन एमिनो एसिड नहीं आएगा, वो फॉर्माइल मिथ्योनिन होगा। डन। तो यहाँ पे तो आ गया, ये कौन सी साइट है, एम्प्टी साइट, ये पेप्टिडा साइट। तो यहाँ पे 3 TRNA के मॉलिक्यूल्स आ गए अपने अपने, जिसका भी जो भी था वो खुद का एमिनो एसिड लेके आ गया। अब क्या होगा, तो अब इसका जो एमिनो एसिड है वो यहाँ पे आके बाइंड होगा, और इन दोनों के बीच में क्या बनेगा, पेप्टाइड बॉन्ड। तो यहाँ से उठ के वो यहाँ पे आता है, फिर यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड बनता है ना, इसलिए आपने इसको क्या बोल दिया, P साइट। तो देखो उसी के नीचे मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है इस तरह से। तो यहाँ पे FMET था, वो कूद के इसके ऊपर आ जाएगा। तो FMET इसके ऊपर आ गया, तो फिनाइल एलानिन यहाँ पे है, उसके ऊपर FMET। डन। आई बात समझ में। बाकी सारे सीक्वेंस वैसे के वैसे, सेरिन तो अभी वैसा का वैसा ही है। अब देखो ये क्या होगा, ई मतलब क्या, एग्जिट साइट, मतलब कि यहाँ से अब वो बाहर निकल जाएगा। मतलब कि इसके ऊपर से जो एमिनो एसिड था वो चला गया ना यहाँ पे। अब ये TRNA का कुछ काम नहीं है, उसको जो काम करना था वो उसने कर दिया। कि इसका काम क्या था कि यहाँ पे AUG है, तो मिथ्योनिन लाना था, तो ला दिया। अब मिथ्योनिन ने दूसरे एमिनो एसिड के साथ बॉन्ड बना दिया, तब इसका काम खत्म। क्लियर, आया समझ में। हम्म। तो फिर अब आपको
ये वाला जो tRNA है वो यहाँ से डिटेच हो जाएगा, AUG वाला ये है ना, तो वो यहाँ से डिटेच हो जाएगा, फिर यहाँ से वो वापस निकल जाएगा। क्लियर? बाकी का स्ट्रक्चर वैसा का वैसा ही है ना। अब क्या होगा कि जैसे ही ये यहाँ पे एग्जिट साइड पे से ये वाला लास्ट वाला tRNA निकल जाएगा, वैसे ही जो mRNA का मॉलिक्यूल है वो थोड़ा सा शिफ्ट होगा। कितना शिफ्ट होगा? एक कोडन, मतलब कि यहाँ से कहाँ आ जाएगा, यहाँ से कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे। क्लियर? तब ये 3 कोडन्स रिकवर होते थे, सॉरी कवर होते थे, तो इसकी जगह जगह पे अब ये 3 कोडन्स कवर होंगे। तो यहाँ पे ये 3 है ना, AUG, UUU और UCU। तो अब देखो अब कौन से है, ये देखो UU पहली जगह पे आ गया, यहाँ पे दूसरी जगह पे था, ये पहला था तो रिबोसोम में से बाहर निकल गया। क्लियर? हम्म। और लास्ट में AUC बाहर था तो वो कोडन अभी अंदर आ गया। तो AUC के लिए tRNA कौन सा है? थ्रेओनीन वाला, तो वो भी अपनी जगह पे आ गया। वापिस ये कौन सी है? एग्जिट साइट, पेप्टिडाइल साइट, और ये एमिनो एसिड साइट, मतलब कि यहाँ पे नया एमिनो एसिड आ गया, यहाँ पे अभी पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। ठीक है? अब और एक बार क्या होगा वापिस कि ये दोनों ही एमिनो एसिड्स यहाँ से निकल के इसके सिर पे ऊपर बैठ जाएंगे, मतलब कि सीक्वेंस कैसी बनेगी? सेरीन, उसके बाद ये वाला फिनाइल एलिन, उसके ऊपर क्या होगा? एफ मेट, और फिर ये tRNA वापस यहाँ से निकल जाएगा। जैसे ये दोनों यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएंगे वैसे ये tRNA निकल जाएगा, क्योंकि ये कौन सी साइट है? एग्जिट साइट। तो एग्जिट साइट में से जो भी tRNA आएगा वो निकल तो जाएगा ही। फिर देखो वो दोनों ही ऊपर आ गए, और ये वाला अकेला हो गया, एग्जिट साइड पर आ गया, तब ये यहाँ से डिटेच हो जाएगा। वापस जो राइबोसोम का मॉलिक्यूल है mRNA के ऊपर और एक कोडन शिफ्ट होगा, तो वापस यहाँ पे एक नया tRNA आएगा, फिर यहाँ पे भी अमीनो एसिड होगा, फिर यहाँ पे जो 3 है वो इसके ऊपर बैठ जाएंगे लाइक दिस, मतलब कि एमिनो एसिड की जो चेन है वो ऊपर की तरफ इस तरह से लंबी होती जाएगी, ऊपर की तरफ। आया समझ में? तो ऐसा होता है पूरा ट्रांसलेशन। डन। और ये सब आपके टेक्स्ट में दिया हुआ है नहीं दिया हुआ है पता नहीं। और हाँ, एक बात यहाँ पे ये भी सोचने वाली बात है कि हमने क्या बोला कि चाहे कोई भी mRNA ले लो, उसके अंदर सबसे पहला कोडन तो कौन सा होता है? AUG ही होता है ना। तो अगर पहला कोडन फिक्स ही है कि AUG है, तो उसके मुताबिक पहला जो एमिनो एसिड है प्रोटीन के अंदर वो भी फिक्स ही होगा, कौन सा? मिथ्योनिन। क्लियर? लेकिन ऐसा होता नहीं है हर बार। क्यों? क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि एमिनो एसिड की पूरी लंबी सीक्वेंस बन जाए, बहुत ही बड़ी, सपोज थाउजेंड्स ऑफ एमिनो एसिड यहाँ पे जुड़े हुए हैं। कितने? थाउजेंड्स ऑफ, सपोज के थाउजेंड्स ऑफ एमिनो एसिड यहाँ पे जुड़े हुए हैं, कोई बात नहीं। पहला कौन सा था? मिथ्योनिन ही होगा ऑलवेज। तो एमिनो एसिड की चेन बनने के बाद भी उसके अंदर मॉडिफिकेशंस आते हैं, और उस मॉडिफिकेशन का एक काम क्या है कि इसको यहाँ से निकाल देना, मतलब यहाँ से वो पेप्टाइड बॉन्ड तोड़ टूट जाएगा, तो मतलब बाकी का जो मॉलिक्यूल है वो फिर प्रोटीन की तरफ बिहेव करेगा। इसलिए आपको हर एक प्रोटीन के अंदर सबसे पहला एमिनो एसिड मिथ्योनिन देखने को मिलेगा नहीं। क्लियर? हम्म। सो ऐसा मत समझना कि ऑलवेज फर्स्ट कोडन AUG है तो ऑलवेज पहला एमिनो एसिड, चाहे दुनिया का कोई भी प्रोटीन ले लो उसके अंदर मिथ्योनिन ही होगा, ऐसा कंपलसरी नहीं है। डन। क्योंकि मिथ्योनिन बाद में वो निकल जाएगा वहाँ से। ठीक है? सो आई होप कि आपको समझ में आया है, और समझ में नहीं आया है तो प्लीज़ यहाँ से ही दोबारा पूरा ये 24 मिनट्स का वीडियो देख लो। ठीक है? सो शुरू करते हैं थियरी पढ़ना अब, कि एमिनो एसिड्स आर ज्वाइंड बाय अ बॉन्ड विच इज़ नोन एज व्हाट? पेप्टाइड बॉन्ड। एमिनो एसिड किससे जुड़ते हैं? एक बॉन्ड से, जिसको आप क्या बोलोगे? पेप्टाइड बॉन्ड। एंड फॉर्मेशन ऑफ अ पेप्टाइड बॉन्ड रिक्वायर्स व्हाट? एनर्जी। मतलब कि पेप्टाइड बॉन्ड बनाने के लिए उसको क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। सो देयरफॉर in the first phase itself, amino acids are activated in the presence of ATP। मतलब कि सबसे पहले एमिनो एसिड ATP की प्रेजेंस में एक्टिवेट हो गए, और वो tRNA के साथ जुड़ जाएंगे, एंड लिंक टू दर कॉग्नेट tRNA। कॉग्नेट tRNA मतलब कि अपने मिलते जुलते जो tRNA है उससे शायद वो बाइंड हो जाएंगे। ठीक है? और इस प्रोसेस को आप क्या बोलोगे? चार्जिंग ऑफ tRNA।
या तो फिर क्या बोलोगे, एमिनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए। डन। ओके, क्या हो रहा है, पेप्टाइड बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। इसके लिए उसको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। इसलिए फर्स्ट फेज में क्या होगा कि एमिनो एसिड जो है वो एक्टिवेट हो गए, किसी प्रेजेंस में, एटीपी की प्रेजेंस में, और फिर वो किसके साथ जुड़ेंगे, टीआरएनए के साथ। इसको क्या बोलोगे, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। मतलब क्या, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था ना कि साइटोप्लाज्म में कहीं ना कहीं पे टीआरएनए घूमता ही रहता है। फिर उसको जब समझ में आएगा कि उसका कोड आया हुआ है, तो फिर वो अपने सर के ऊपर बिठा के वो एमिनो एसिड को वहाँ तक लेके आएगा। तो जैसे ही यहाँ पे टीआरएनए के साथ एमिनो एसिड बाइंड होता है, तब उसको क्या बोलोगे, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। डन। सो यहाँ पे देखो कि अब जो बात है वो किससे बात कर रहे हैं, कि जैसे कि हमने देखा था और जैसे कि मैंने बोला था कि दो ऐसे टीआरएनए के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के नज़दीक आएंगे, यहाँ पे अम, यहाँ पे एक दूसरे से नज़दीक आएंगे, तो इसके जो अमीनो एसिड्स है वो यहाँ पे चले जाएंगे ना, उसकी बात कर रहे हैं। तो जैसे ही यहाँ पे दो टीआरएनए के मॉलिक्यूल्स नज़दीक आ जाएंगे, सो उनके बीच में क्या बनेगा, पेप्टाइड बॉन्ड। डन। एंड वुड बी फेवर्ड एनर्जेटिकली, मतलब कि इसमें भी यहाँ पे एनर्जी यूज होगी। द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट वुड एनहांस द रेट ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। मतलब कि अगर कैटालिस्ट प्रेजेंट है, कैटालिस्ट मतलब क्या, यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, वो एंजाइम्स की। मतलब कि एंजाइम्स प्रेजेंस है, तो ये जो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होगा वो कैसा होगा, जल्दी। द सेलुलर फैक्टरी रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन इज द राइबोसोम। मतलब कि सेल के अंदर ऐसी कौन सी फैक्टरी है जो प्रोटीन बनाएगी, वो कौन सी फैक्टरी है, राइबोसोम। एंड द राइबोसोम के अंदर क्या होता है, स्ट्रक्चरल आरएनए होता है, एंड अबाउट 80 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स होते हैं। क्लियर, ये बस कर रहा हूँ। राइबोसोम के अंदर क्या होता है, स्ट्रक्चरल आरएनए तो होता ही है, उसके अलावा क्या होता है, अबाउट 80 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स होते हैं। सो इन इट्स इनएक्टिव स्टेट के अंदर इट एग्जिस्ट एज अ टू सब यूनिट्स, लार्ज एंड स्मॉल। मतलब जैसे कि आपने देखा 30 एंड 50s, ठीक है। मतलब जब तक वो दोनों अलग होंगे तो वो कैसे होंगे, इनएक्टिव। जैसे ये दोनों इकट्ठा हो जाएंगे तो वैसे वो कैसे हो जाएगा, एक्टिव। डन। व्हेन अ स्मॉल सब यूनिट एनकाउंटर्स एन mRNA, व्हेन अ स्मॉल सब यूनिट मतलब कि छोटा वाला सब यूनिट, अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात कर रहे हैं तो छोटा वाला सब यूनिट कौन सा होगा, 30s mRNA, ठीक है। तो ये इसकी बात कर रहे हैं, छोटे वाले सब यूनिट की, कि व्हेन अ स्मॉल सब यूनिट एनकाउंटर्स एन mRNA, मतलब कि जब स्मॉल सब यूनिट के साथ mRNA ज्वाइंट होगा, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ द mRNA टू प्रोटीन बिगिंस। मतलब कि ट्रांसलेशन की प्रोसेस अब शुरू हो जाएगी। क्लियर। सो देर आर टू साइड्स इन द लार्ज सब यूनिट, मतलब कि लार्ज सब यूनिट के अंदर दो साइड्स होते हैं, सॉरी, किसके लिए, सो फॉर सब्सिक्वेंट एमिनो एसिड्स टू बाइंड, मतलब कि दो एमिनो एसिड को बाइंड होने के लिए। जैसे कि मैंने बताया था कि आपके टेक्स्ट बुक में सिर्फ दो ही साइड दी हुई है, पी एंड ए, एग्जिट साइड दी हुई नहीं है। एंड दस बी क्लोज इनफ टू ईच अदर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। मतलब कि जो पी और ए साइड है वो दोनों ही साइड इतनी नज़दीक होगी कि उन दोनों के ऊपर, मतलब कि किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, इसकी बात कर रहे हैं, मतलब दो ही साइड होगी और ये दोनों ही इतने नज़दीक हो गए कि इन दोनों के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनना कैसा रह जाएगा, बहुत ही इजी हो जाएगा। सो रिवर्स कर रहा हूँ, देर आर टू साइड्स इन द लास्ट सब यूनिट, मतलब कि बड़े वाले सब यूनिट के अंदर साइड कितनी होती है, दो। किसके लिए, कि दो एमिनो एसिड्स एक के बाद एक आए और बाइंड हो, इसके लिए। और इस तरह से बी क्लोज इनफ टू ईच अदर, मतलब कि दोनों ही साइड्स इतनी नज़दीक होती है कि उनके बीच में दो, सॉरी, उनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा। द राइबोसोम ऑल्सो एक्ट एज अ वॉट, कैटालिस्ट। मतलब कि देखो यहाँ पे जो राइबोसोम है वो खुद भी किस तरह से बिहेव कर रहा है, एक कैटालिस्ट की तरह एक्ट कर रहा है, ठीक है। सो 30s rRNA इन बैक्टीरिया इज द एंजाइम जिसको आप क्या बोलोगे, राइबोजाइम। मतलब कि ऐसा एंजाइम जो कि आरएनए का बना हुआ है उसका क्या बोलोगे, राइबोसोम। डन। मतलब कि वो राइबोसोमल आरएनए है ना,
इसलिए। सो फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, मतलब पेप्टाइड बॉन्ड बनाने के लिए राइबोसोम जो है वो कैटालिस्ट की तरह ऐड करेगा। और राइबोसोम के अंदर कौन सा कंपोनेंट होगा, तो 23 SrRNA। क्लियर। फिर से मैं एक बार बोल रहा हूँ, राइबोसोम मतलब क्या, कि ऐसा एंजाइम जो कि राइबोसोम है, ठीक है। और राइबोसोम के अंदर कौन सा सब यूनिट, तो 23 SrRNA हो सीक्वेंस होगी, किसके अंदर होती है, राइबोसोम के अंदर। ये सीक्वेंस प्रेजेंट होती है RRNA की, कौन सी, 23S। तो वो एक कैटालिस्ट की तरह काम करेगी। अब आगे दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज ट्रांसलेशनल यूनिट। जैसे कि हमने ट्रांसक्रिप्शन में देखा था ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, ठीक है। उसके अंदर क्या था, याद है किसी को, प्रमोटर, स्ट्रक्चरल एंड टर्मिनेटर। बस ही यहाँ पे ट्रांसलेशन में ट्रांसलेशनल यूनिट है। सो क्वेश्चन है, व्हाट इज ट्रांसलेशनल यूनिट। सो ट्रांसलेशनल यूनिट इन mRNA इज द सीक्वेंस ऑफ mRNA, मतलब कि mRNA के अंदर ऐसी सीक्वेंस है कि दैट इज फ्लैंक्ड बाय द स्टार्ट कोडन AUG एंड द स्टॉप कोडन देन एनकोड्स फॉर पॉलीपेप्टाइड। मतलब क्या, ट्रांसलेशन यूनिट में वो mRNA की ऐसे सीक्वेंस है, सपोज कि mRNA की पूरी सीक्वेंस है, जहाँ पे सबसे पहला क्या होगा, सपोज कि यहाँ पे क्या है, चलो यहाँ पे क्या है AUG, और यहाँ पे क्या है स्टॉप कोडन, सपोज कि UAG, ठीक है। सो इसके बीच का ये जो पोर्शन जिसमें से क्या बनेगा, प्रोटीन, उसका क्या बोलोगे, ट्रांसलेशन यूनिट। राइट, सो ये बस कर रहा हूँ। और ट्रांसलेशन यूनिट इन mRNA इज द सीक्वेंस ऑफ RNA, वो RNA की ऐसी सीक्वेंस है दैट इज फ्लैंक्ड बाय द स्टार्ट कोडन एंड द स्टॉप कोडन, जिसके आसपास क्या होगा, स्टार्ट कोडन और स्टॉप कोडन। और वो सीक्वेंस जो है वो पॉलीपेप्टाइड को कोड करती होगी, मतलब कि वो प्रोटीन बनाती होगी ऐसी सीक्वेंस, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज अनट्रांसलेटेड रीजन। यहाँ पर ट्रांसलेशन मतलब क्या, कि जिसके में से ट्रांसलेशन हो रहा है, मतलब कि प्रोटीन बन रहा है। यहाँ पे अन लिखा हुआ है, मतलब कि उससे उल्टा होगा। सो एन mRNA ऑल्सो हैज सम एडिशनल सीक्वेंसेस, mRNA के अंदर थोड़ी बहुत एडिशनल सीक्वेंसेस भी होती है दैट आर नॉट ट्रांसलेटेड एंड आर रेफर टू एज अ अनट्रांसलेटेड रीजन्स, मतलब कि जिसमें से कभी ट्रांसलेशन नहीं होगा, मतलब कि उसमें से कभी प्रोटीन की सीक्वेंस बनेगी नहीं, एमिनो एसिड की सीक्वेंस बनेगी नहीं। सो ऐसी सीक्वेंस भी mRNA के अंदर होती है, तो उसको आप क्या बोलोगे, अनट्रांसलेटेड रीजन्स, मतलब कि UTR। एंड दिस UTR आर प्रेजेंट एट बोथ 5' end before the start codon and 3' end after the stop codon। आया समझ में, मतलब कि वो किस तरह से हो सकती है, सपोज कि यहाँ पे ये पूरा क्या है mRNA, तो यहाँ पे AUG स्टार्ट कोडन है और यहाँ पे स्टॉप कोडन है UAG। तो स्टॉप कोडन के बाद ही ऐसी सीक्वेंस हो सकती है, कौन सी, UTR। और स्टार्ट कोडन से पहले, मतलब कि यहाँ पे भी क्या हो सकती है, UTR। क्लियर, मतलब कि अनट्रांसलेटेड रीजन्स, जिसमें से कभी एमिनो एसिड की सीक्वेंस बनती नहीं है, मतलब कि यहाँ से आगे जितनी सीक्वेंस है उसमें से कभी एमिनो एसिड की सीक्वेंस नहीं बनेगी, और यहाँ के बाद भी जो सीक्वेंस है उसमें से कभी एमिनो एसिड की सीक्वेंस बनेगी नहीं। डन, क्लियर। सो दे आर रिक्वायर्ड फॉर द एफिशिएंट ट्रांसलेशन प्रोसेस। फॉर इनिशिएशन द राइबोसोम बाइंड्स टू द mRNA, मतलब कि ट्रांसलेशन का इनिशिएशन करवाने के लिए राइबोसोम सबसे पहले किसके साथ बाइंड होगा, mRNA के ऊपर, और वो भी कहाँ पे, स्टार्ट कोडन पे AUG, वो तो हमने देख लिया था। एंड दिस AUG इज रिकोगनाइज बाय द इनिशिएटर tRNA। अगर आपको याद हो तो हमने बोला था कि इनिशिएटर tRNA कौन सा है, कि ऐसा tRNA कि जो सबसे पहला जो कोडन है ना AUG, उसके साथ बाइंड होगा, और उसके लिए ऑलवेज कौन आएगा, मेथियोनिन। क्लियर। नाउ द राइबोसोम प्रोसेस टू द इलोंगेशन फेज ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, मतलब कि यहाँ पे इनिशिएशन हो गया। इनिशिएशन में क्या हुआ, कि जो राइबोसोम था वो mRNA के साथ बाइंड हुआ, और सबसे पहले क्या था, स्टार्ट कोडन AUG, तो वहाँ पे कौन आ गया, इनिशिएटर tRNA। तो मतलब कि यहाँ पे ट्रांसलेशन की प्रोसेस शुरू हो गई। शुरू होने के बाद वो क्या होगी, इलोंगेट होगी। इलोंगेट होने के बाद क्या होगी,
टर्मिनेट होगी। सो द राइबोसोम प्रोसीड्स टू द इलोंगेशन फेज ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस। मतलब कि इसके बाद जो राइबोसोम है वो इलोंगेशन फेज में चला जाएगा, क्योंकि एक बार इनिशिएशन हो गया तो फिर सेकंड स्टेज कौन सा है, इलोंगेशन। सो इस स्टेज में क्या होगा, सो ड्यूरिंग दिस स्टेज कॉम्प्लेक्स इज कंपोज ऑफ एन एमिनो एसिड्स linked to tRNA sequentially bind to the appropriate codon on mRNA by forming complementary base pairs with the tRNA anticodon। कुछ समझ में आया नहीं? सो मतलब कि ऐसा कॉम्प्लेक्स कि जो किससे बना हुआ है, एमिनो एसिड लिंक टू tRNA। मतलब कि एमिनो एसिड के साथ tRNA लिंक है ऐसा कॉम्प्लेक्स, मतलब कि ये वाले कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं। यहाँ पे एमिनो एसिड tRNA के साथ जुड़ा हुआ है, यहाँ पे भी जुड़ा हुआ है, यहाँ पे भी। तो इसका क्या बोलोगे, complex is composed of amino acid linked to the tRNA sequentially bind to the appropriate codon in mRNA। वो एक के बाद एक mRNA के ऊपर जो कोडन है ना उसके साथ बाइंड हो गए इस तरह से। जैसे मैंने यहाँ पे बोला था कि यहाँ पे क्या है, AUG कोडन है, तो यहाँ पे एंटी कोडन कौन सा है, UAC। तो इन दो तीनों के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। यहाँ पे कोडन कौन सा है, UUU, तो यहाँ पे उसका एंटी कोडन कौन सा है, AAA। तो यहाँ पे भी बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे भी लाइक दैट। सो इस तरह से रिवर्स कर रहा हूँ मैं एक बार, ध्यान रखना फिर से। कॉम्प्लेक्स इज कंपोज ऑफ एमिनो एसिड लिंक टू द tRNA sequentially bind with to the appropriate codon on the mRNA। मतलब कि एक के बाद एक वो mRNA के ऊपर जो कोडन है उसके साथ वो बाइंड होंगे। किस तरह से, सो बाय फॉर्मिंग कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स। मतलब कि यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर बनेंगे नहीं, यहाँ पे ए है तो यहाँ पे यू है, ए है तो यू है, यू है तो ए है, जी है तो सी, तो यह कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर बन गई है ना, तो उसके थ्रू वो बॉन्ड बनाएगा। ठीक है। तो उससे आगे बढ़ते हैं। द राइबोसोम मूव्स फ्रॉम कोडन टू कोडन अलोंग द एमआरएनए। मतलब कि राइबोसोम जो है वो एक कोडन से दूसरा कोडन यहाँ से इस तरह से चला जाएगा आगे, मतलब धीरे धीरे वो आगे बढ़ेगा। ठीक है। जनरली बच्चे क्या सोचते हैं कि राइबोसोम वहाँ पे वहाँ रहता है और जो एमआरएनए है वो इस तरह से आगे जाएगा। एमआरएनए वहाँ पे रहता है, राइबोसोम उसके ऊपर जाएगा। क्लियर। एमिनो एसिड्स आर एडेड वन बाय वन। मतलब कि एमिनो एसिड जो है वो भी एक के बाद एक ऐड होते जाएंगे। ट्रांसलेटेड इनटू पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंसेस। मतलब कि वो पॉलीपेप्टाइड के सीक्वेंस के अंदर ट्रांसलेट होते जाएंगे। डिक्टेटेड बाय डीएनए एंड रिप्रेजेंटेड बाय एमआरएनए। ये चीज़ अच्छे से समझना। डिक्टेटेड बाय डीएनए मतलब कि क्या हुआ कि ये जो एमिनो एसिड की सीक्वेंस है वो बेसिकली किसने डिसाइड की, डीएनए ने ना। क्यों, क्योंकि डीएनए हो था तभी तो क्या बना, एमआरएनए। और जो एमआरएनए है तभी तो उसमें से क्या बनेगा, एमिनो एसिड की सीक्वेंस, मतलब कि प्रोटीन। इसलिए यहाँ पे जो पॉलीपेप्टाइड की सीक्वेंस बन रही है उसको डिसाइड किसने किया हुआ है, डीएनए ने। लेकिन उसको रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, एमआरएनए। ठीक है। मतलब क्या, इन प्रोटीन बनाने के पीछे मेन फंक्शन किसका है, डीएनए का ही है। क्योंकि जैसे डीएनए की सीक्वेंस होगी वैसे ही एमआरएनए की बनेगी, जैसे एमआरएनए की सीक्वेंस होगी वैसे ही एमिनो एसिड की सीक्वेंस बनेगी, इसलिए। फिर आगे एट द एंड अ रिलीज फैक्टर बाइंड्स टू द स्टॉप कोडन। मतलब कि रिलीज फैक्टर स्टॉप कोडन से बाइंड होता है। मतलब जैसे ही यहाँ पे कोई स्टॉप कोडन आ जाएगा, कौन सा, मान लो कि यूएजी, तो फिर यहाँ पे इसके लिए टीआरएनए का भी होगा नहीं, तो यहाँ पे रिलीज फैक्टर बाइंड हो जाएगा, तो यहाँ से आगे ट्रांसलेशन की प्रोसेस होगी नहीं। सो रिलीज फैक्टर बाइंड्स टू द स्टॉप कोडन terminating the translation and releasing the complete polypeptide from the राइबोसोम। और फिर वहाँ से पॉलीपेप्टाइड की चेन जो है वो निकल जाएगी। क्लियर। सो लास्ट में क्या होता है कि रिलीज फैक्टर है, स्टॉप कोडन के साथ बाइंड होगा तो ट्रांसलेशन खत्म हो जाएगा। और ट्रांसलेशन खत्म होने के बाद पॉलीपेप्टाइड की जो चेन है वो भी डिटैच हो गए निकल जाएगी। डन। ठीक है। तो यहाँ पर आपका ट्रांसलेशन का टॉपिक खत्म। नहीं, और हाँ, जो प्रोसेस खत्म हो जाएगी ना वो भी देखने लायक है। से फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये दोनों भी, चलो मान लो कि यहाँ पे एक
यहाँ पे स्टॉप कोडन है कौन सा, यूएजी। और यहाँ पे अमीनो एसिड की बड़ी लंबी सी सीक्वेंस है। यहाँ पे एक अमीनो एसिड, उसके ऊपर दूसरा, उसके ऊपर तीसरा, उसके ऊपर चौथा, पांचवा, छठा एंड सो ऑन। बहुत सारी लंबी सीक्वेंस है, मान लो कि ऐसा कुछ है। और यहाँ पे क्या आ गया, स्टॉप कोडन आ गया कौन सा, यूएजी। अब क्या होगा कि जैसे ही राइबोसोम के अंदर ये एम्प्टी साइड है ना, तो यहाँ से एमिनो एसिड की सीक्वेंस पूरी यहाँ से यहाँ डिटेच होने के लिए जाएगी, तो यहाँ पे कुछ तो है ही नहीं। तो एज अ रिजल्ट जो एमिनो एसिड की लंबी चेन है वैसे ही निकल जाएगी, और क्योंकि वो शिफ्ट ही नहीं हो पाएगी, क्योंकि यहाँ पे तो स्टॉप कोडन है, तो स्टॉप कोडन है, यहाँ पे रिलीजिंग फैक्टर भी है, तो इसको रिलीज कर देगा यहाँ से। क्लियर। और स्टॉप कोडन के लिए कोई भी टीआरएनए होता नहीं है। डन। तो इस तरह से वो ट्रांसलेशन की प्रोसेस जो है वो टर्मिनेट हो जाएगी। ठीक है। ओके फ्रेंड्स, तो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाय।